एजुकेशन की आपके पास यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर्स हैं स्टडी टेक्स्ट के अंदर। आपके पास 3 किताबें होंगी, एक तो होगी स्टडी टेक्स्ट, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा। नंबर 2, उसी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक दी गई है, ठीक है। नंबर 3, एग्जामिनेबल सप्लीमेंट्स की बुक आपके पास होगी, ठीक है। ये 3 किताबें आई कैप ने आपको दी हैं। अब कैसे हम पढ़ेंगे? हम सबसे पहले आज स्टडी टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे और उसमें से एक्सेल का पोर्शन पिक करेंगे कि एक्सेल में क्या क्या टॉपिक्स अवेलेबल है। आपको मेरी स्क्रीन पे जो एक्सेल नज़र आ रहा है वो 2019 है, लेटेस्ट वर्जन है, वेरेज आपकी बुक के अंदर 2010 वर्जन मौजूद है, सही है। और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आपके पास घर पे होम पीसी पे भी 2010 होना चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको इंटरफेस के अंदर मसले मसाइल ना हो, कोई चीज़ों को ढूंढने में मसला ना हो, ठीक है। एक्सेल से बात स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की एप्लीकेशन जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं और जो आपके आई कैप की बुक के अंदर है वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। वेरेज सिमिलरली हमारे पास क्लाउड एप्लीकेशन भी मौजूद है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं एनीथिंग विच इज़ ऑनलाइन इज़ कॉल्ड क्लाउड। जो भी इंटरनेट पे है वो आप क्लाउड है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है विच इज़ 2019, वेरेज इन योर स्टडी टेक्स्ट इट्स 2010। इस एप्लीकेशन पे जब आप काम करते हैं और इसको आप सेव करते हैं, यू कॉल्ड इट एज अ वर्कबुक, ठीक है, जिसका एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्रिएट होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, डॉट एक्सएल एस एक्स। और जब आप इस वर्कबुक के अंदर की हायरार्की को देखें तो आप वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप नंबर ऑफ वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास शॉर्टकट कीज भी मौजूद है, आप माउस भी यूज कर सकते हैं। टोटल आप बताएंगे कितने मैक्सिमम शीट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल की एक वर्कबुक में? जी, मेमोरी ऑफ विच मेमोरी? रैम, यस, गुड, ठीक है। तो ये रैम पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्प्रेडशीट की वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम कितनी होती है? जी, अब मैं ये कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर कर देता हूँ। जब आप 2010 यूज़ कर रहे होते हैं तो जब आप न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट नीचे 3 होती है, लेकिन रियलिटी बेसिस पे हमें एक वर्कशीट तो चाहिए काम करने के लिए, और उस नंबरिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। हमेशा 3 जरूरी नहीं ओपन हो, आपने अगर उसको कस्टमाइज किया तो वो 4 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है। उसके अंदर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जब आप एक वर्कबुक ओपन करते हो तो आपको 3 नजर आती है। मेरा सवाल ये है कि मैक्सिमम उसके अंदर, उस सेक्शन के अंदर मैं कितनी मैक्सिमम एलोकेट कर सकता हूँ? यस, किसी ने जवाब दिया अभी? वेरी गुड, 255, सही है। अब ये जवाब अगर आप भूल भी जाए ना तो उस ऑप्शन पे जाके आप बड़ा नंबर लिखेंगे तो आपको एक मैसेज नजर आ जाएगा, तो आपको 255 शो करेगा। जब आप वर्कशीट्स के अंदर काम करते हैं तो वर्कशीट्स के अंदर एक इंटरफेस बना हुआ है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ऊपर आपके पास डिफरेंट टैब्स होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है। आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैब्स नजर आ रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर क्योंकि ये 19 है। लेकिन हम स्टडी टेक्स्ट के तरह से सीक्वेंस से चलेंगे। फिर टैब्स में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, ग्रुप्स भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो ग्रुप होते हैं जिनके बटन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बट इन उन ग्रुप्स के अंदर कुछ फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। जस्ट लाइक अगर फॉन्ट का एक ग्रुप है तो जिसके नीचे देखिए एक एरो बना हुआ है छोटा सा, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि आप फर्दर इस ग्रुप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने उस ग्रुप की विंडो जो है ना वो ओपन हो जाएगी, सही है। और आई कैप ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस इन्हीं विंडोज़ के अंदर छुपे हुए ऑप्शंस से ही पूछ रहा होता है। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना एक्सप्लोर करके जाते हैं तमाम विंडोज़ को, क्योंकि बहुत सारे विंडोज़ आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं है, लेकिन आई कैप ने चूंकि टॉपिक डाल दिया तो वो कवर अप हो रहा होता है, उसके अंदर स्कोप है उसका, ठीक। वर्कशीट्स के अंदर फिर फर्दर डाउन आए तो आपके पास एक नेम बॉक्स होता है जो आपको सेल का एड्रेस बताता है। देन यू हैव ऑन द राइट साइड फार्मूला बार, जहाँ पर आप फंक्शंस या फार्मूला ड्राइव करते हैं। बॉटम लाइन पर आपके पास अब इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स और रॉज डिफाइन सेल्स, राइट, ठीक है। अब आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल भी हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ाई जा रही है कि जी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रॉस कितनी है। ये हमें प्रैक्टिकली इसको याद नहीं रखना होता, लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें क्योंकि एग्जाम देना तो उसको याद रखना है। तो मैं आपको एक टेक्निक्स बताता हूँ कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास टेक्निक्स होती है कि ए से लेकर मैं मुझे देखना लास्ट कॉलम कहाँ तक है, तो आप शॉर्टकट कीज यूज़ करते हो नेविगेशन,
कि भाई आप कंट्रोल राइट एरो की ने आपने यूज कर आपने यहाँ से देख के आंसर दे दिया कि जी एक्सेप्ट द लास्ट कॉलम। आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉज पूछ रहे हैं तो आपने कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस की और वहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉज नीचे नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको लास्ट कॉलम का अल्फाबेट नजर आ रहा है, लेकिन मुझे टोटल काउंट नहीं पता चल रहा कि टोटल कॉलम्स कितने हैं। एक तो तरीका ये कि मैं याद करके जाता हूँ, एक तरीका ये कि मैं टेक्निक्स समझ के जाऊँ और मैं वहां से आंसर दे दूँ। तो अगर आप जरा नोट करें तो ए और 1 के दरमियान है ना, यहाँ पर एक बटन है, ये सेलेक्ट ऑल बटन है। आप अपना लेफ्ट क्लिक जो है वो प्रेस करके रखेंगे तो नेम बॉक्स आपको वो दिखा देगा कि टोटल नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप देख लेते हैं। तो जब आप सेल्स के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास इन सेल्स के अंदर दो किस्म की एरेज होती हैं, एक होती है एडजेसेंट, द अदर वन इज नॉन एडजेसेंट। सही है, एडजेसेंट का मतलब ये कि जो डेटा एक साथ होता है, तमाम का तमाम डेटा एक ही सीक्वेंस में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा हमने क्रिएट किया और ये डेटा सारा एक साथ है, इस डेटा के अंदर कोई गैप्स नहीं है बेसिकली, यानी कोई ब्लैंक ड्रॉ नहीं है, ब्लैंक कॉलम नहीं है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर लेट सपोज डेटा इस तरह से है कि एक एरे मेरे पास मुझे यहाँ दिख रहा है और कुछ गैप के बाद मुझे दूसरा एरे नजर आ रहा है, तो दिस इज नॉन एडजेसेंट। किसी को मालूम है कि एडजेसेंट का सिनोनिम क्या है, दूसरा अल्फाज क्या है जो एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभार? बोलो बोलो। ठीक है, कंटीजियस स्पेलिंग देख लेना, आई एम नॉट श्योर बट दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, कंटीजियस या नॉन कंटीजियस। सही है, ये इसका सिनोनिम है जो आपको एमसीक्यूज में अभी नजर आ जाएगा जब आप बुक्स में से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो हम क्रिएट करते हैं, मतलब वी मेक, नॉट द सिस्टम। फंक्शंस, ये फंक्शंस is built in basically and it consists of set of instructions। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, दो वैल्यूज आपने लिखी और दोनों को आपको टोटल करना है, तो आप इक्वल से इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, whereas in the previous version you can also use at sign or the plus sign as well to calculate formula function, but whereas normally we use the equal sign, f14 plus f15। ठीक है, दो वैल्यूज को हमने ऐड किया और मुझे इसने टोटल दे दिया। अगर हम इन्हीं दो वैल्यूज को कुछ डिफरेंट तरीके से ऐड करवाना चाहें तो हमने रेंज को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया। आंसर सेम है क्योंकि वैल्यू सेम है। एक फॉर्मूला है क्योंकि F14 F15 सिस्टम ने मुझे नहीं बताया, ये तो मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन थी कि मैं लिख रहा हूँ एक चीज और सिस्टम बिहेव कर रहा है। लेकिन सम का फंक्शन क्या कर रहा है, टोटल कर रहा है। क्यों कर रहा है टोटल, क्यों ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों ये डिवाइड नहीं कर रहा? वो इसलिए क्योंकि सम के फंक्शन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन हुआ हुआ है कि जब भी आपको नंबर्स मिलेंगे आप सम कर देंगे। ठीक है, अब लेट सपोज एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर कुछ नाम है और नंबर्स भी हैं। ठीक है, और मैं सम का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर एन एरर है जो बेसिकली नॉट अवेलेबल, ऐसा ही है। ठीक है, सारे एग्री करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, टोटल आ जाता है आपके पास। क्यों? क्योंकि सम के फंक्शन के अंदर एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन हुआ है कि जब उसको टेक्स्ट मिलता है तो वो उसको जीरो में कन्वर्ट करता है, और जीरो ऐड तो हो जाता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं होता, तो एन नहीं आता कभी। सही है, तो डिफरेंस समझ में आ गया फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का। एक और चीज, लास्ट डिफरेंस, लेट सपोज मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ विच इज एवरेज। ठीक है, और मैंने इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाला, लेकिन इसी सेल के अंदर मैंने प्लस की साइन को ऐड किया और मैंने एक और फंक्शन ऐड कर दिया सम का। ठीक है, तो अब एक सेल मुझे एवरेज भी दिखा रहा है उन दो नंबर्स का और मुझे टोटल भी करके दे रहा है, यानी एक वक्त में दो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं एक पर्टिकुलर सेल में। तो एक बात याद रखिएगा, जब एक सेल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस नेस्ट हुए हुए होते हैं
तो फिर उसको फंक्शन नहीं, उसको फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, फंक्शन हम उस वक्त कहेंगे किसी सेल के अंदर एक्सेल को जब एक सेल में एक फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, जब आप एक्सेल की एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो इस इंटरफेस पे बहुत सारे सेल्स आपको नजर आते हैं। समटाइम्स एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, वो भी बहुत आसान है ट्रिक। एक तो ये कि आपने याद किया हुआ है, दूसरा ये कि एक काम आपको छोटा सा ये करना पड़ेगा, इफ यू फॉरगेट, तो आपने जब इस बटन पे क्लिक करके रखा तो आपको टोटल नंबर ऑफ रॉज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल रहे हैं। अगर आप इन दो नंबर्स को सेल पे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएंगे, उसका एक्यूरेट नंबर पता चल जाएगा। अगर आई कैप में इस तरह से पूछा जाता है तो आप देख कर बता सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। वेरेज अगर शॉर्टली याद रखना है तो 17 बिलियन का एक नंबर है, वो आपको नजर आता है। ठीक है, पर शीट में। सही। अच्छा, जब मैं किसी सेल पे काम करता हूँ तो वो एक्टिव सेल कहलाता है, ये आपको पता होगा, राइट। और इस एक्टिव सेल की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, इस एक्टिव सेल के राइट बॉटम पे एक मुझे एक छोटा सा डॉट नजर आता है, ठीक है, जिसे हम फिल हैंडल कहते हैं। इसे हम फिल हैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें डेटा ऑटोमेटिकली फिल करके दे देता है। लेट्स से कि हमने एक मंथ का नाम लिखा और इसको ट्रैक कर दिया तो ये मुझे सीरीज को फिल करके दे देगा इसकी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सीरियल नंबर बनाना चाहें तो उसके बहुत सारे वे आउट्स होते हैं। मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि ये फिल हैंडल इसको इसलिए कहते हैं कि ये डेटा पॉपुलेट करके आपको दे रहा होता है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फिल सीरीज के अंदर? वीक डेज होते हैं, मंथ्स के नेम्स होते हैं, सीरियल नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, इवन ऑड गैप्स वाले सीरियल नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ईयर्स बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 10, 11, 12। ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी ट्राई किया है अल्फ़ाबेट्स की सीरियल नंबर? फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिखा, बी लिखा और फिर मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दूँ तो क्या ये देगा? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अल्फ़ाबेट्स नहीं होते इसमें। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम जनवरी लिख रहे हैं या हम मंडे लिख रहे हैं या हम सीरियल नंबर क्रिएट कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली हमें खुद ही सीरीज को फिल करके दे रहा है, तो इसका मतलब बैकएंड पे ये चीज़ें डिफाइन हुई है। ठीक है, तो ज़रा इसको देख लें। फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, और फिर हमारे पास यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन होता है जहाँ पर ये डेटा फीड हुआ हुआ है। तो जब हम क्लिक करते हैं तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी जो डिफॉल्ट सीरीज थी, लेकिन एक सीरीज है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी जो मैंने ऐड करके रखी है। आपको दुनिया की कोई भी लिस्ट बनानी हो ना, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो नेम्स की हो, चाहे वो बैलेंस शीट के आइटम्स की हो, चाहे वो पीएनएल की आइटम्स की हो। आपने उस लिस्ट को यहाँ पे स्टोर करना है बेसिकली, यानी यहाँ पर ऐड करके उसको सेव कर देना। ठीक है, आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो उस लिस्ट को। इससे होगा क्या, अभी आपको यहाँ पर 4 नाम नजर आ रहा है, सुभान, शाहिद, अनीक और अहमद। होगा ये कि मैं सेल में जब सुभान लिखूंगा और ड्रैग करूंगा तो बाकी के नेम्स भी पॉपुलेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ थैंक यू, इसका मतलब सिर्फ वीक डेज, मंथ्स और सीरियल नंबर्स क्रिएट नहीं होते हैं, आपकी अपनी कस्टमाइज लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरी अल्फाबेट्स लिख दूंगा, उसको स्टोर कर लूंगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब उसको ड्रैग करूंगा तो दैट कैन हैपन एज वेल। ठीक है, जब आप सेल्स पे काम करते हैं ना तो उसके एड्रेसेस हैं और आपने वो पढ़े हुए होंगे सारे एड्रेसेस। मैं इसको क्विकली लिख देता हूँ, सेल रेफरेंसेस टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, 3D and structured, external cell references। ठीक है, ये 6 टाइप्स हैं बेसिक सेल रेफरेंसेस की और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर रखता हो। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या क्या हम इसके अंदर किस तरह से ये नजर आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल फॉर द रिलेटिव इज कि आप कोई भी सेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल A1 नॉर्मल विदाउट डॉलर साइन, एब्सोल्यूट में आप डॉलर का साइन अप्लाई करते हैं, मिक्स्ड में आप
सिर्फ एक जगह पे डॉलर का साइन होगा, चाहे या तो वो रॉ हो सकती है या वो कॉलम हो सकता है। ठीक है, 3D रेफरेंसेस क्या होते हैं? 3D जो है, अभी लिखिएगा मत, पहले देखना है। ठीक है, 3D रेफरेंसेस क्या होता है कि आपको पता है कि सारे नंबर्स आपको एक शीट पे नहीं मिलता है, आपको दूसरी शीट्स में जाना पड़ता है और नंबर्स को लाना पड़ता है अपनी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल शीट 3 के अंदर D2 के अंदर एक नंबर मैंने लिखा है विच इज़ 100, और मुझे इस नंबर को लिंक करना है, कॉल करना है शीट 2 के अंदर यहाँ पर। तो what I will do is equals to going to sheet 3, click on that relevant cell, और मैं उस नंबर को यहाँ पर ले आऊँगा। अब फ़ायदा ये है कि जब मैं यहाँ किसी भी नंबर यानी इस नंबर को एडिट करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लिंक हुआ हुआ है। दिस इज 3D रेफरेंसेस। ये नज़र कैसे आते हैं? ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि सबसे पहले शीट का नाम होता है जहाँ से आपने उसको पिक किया है और उसका सेल रेफरेंस होता है। ठीक है, देन यू हैव द स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस में नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है जिसका नाम है कस्टमर्स, और उस डेटाबेस के कस्टमर्स के टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है सेल्स। तो डेटाबेस अगर आपने पढ़ा हो, डेटाबेस का आइडिया हो, तो डेटाबेस के अंदर हम रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंसेस यूज नहीं करते, हम उसमें स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें एक या एक से ज़्यादा बिजनेस के टेबल्स को ज्वाइन करके एक रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है। तो प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस यूज हो रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस का दूसरा फायदा क्या होता है कि वो ऑटोमेटेड अपडेट हो रहे होता है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है तो हमें फॉर्मूलाज को खुद ही मैनुअल अपडेट नहीं करना पड़ता, उसकी रेंजेस को खुद ही बढ़ाना नहीं पड़ता, वो आपके लिए खुद काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस। अब ये जरूरी तो नहीं कि सारे नंबर्स आपके पास इसी वर्कबुक के अंदर हो सकता है कुछ नंबर्स जो वो किसी और वर्कबुक के अंदर आपके पास मौजूद है। तो लेट्स सपोज एक न्यू वर्कबुक में ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस नंबर को यहाँ कॉल करूँ जो दूसरी वर्कबुक के अंदर है, एक्सटर्नल है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल की साइन प्रेस की, A5 पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। तो एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस आपको कैसे नजर आएंगे? सबसे पहले उस वर्कबुक का नाम होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर उस शीट का नाम होगा और फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। ठीक है, ये 6 टाइप से, अगर अब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, स्टडी टेक्स्ट के अंदर आपने ये दो तो जरूर पढ़े होंगे। सही है, तो चैप्टर 4 में मेरे ख्याल से मौजूद है, लेकिन ये भी लिंक है आपस में। सही है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इसका इसकी फॉर्मेशन होती कैसे। ठीक है, अब ज़रा सी बात करते हैं एग्जाम्पल्स पर कि कैसे एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं अगेन इस सेम वैल्यू से तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट होगा। तो B6 मल्टीप्लाई बाय B6 आपने किया, एंड देन यू हैव टेक्निक्स टू कॉपी एंड पेस्ट। मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। इन चैप्टर 5 यू हैव the output cell and the selection, then you can press Control D for the downwards copy and paste of the data. Either it's a formulas or a normal values. For the right side, you have the Control R as well, right? For the upwards and for the left side, you don't have any shortcut key. You have to fill manually. सही है? Now, यहाँ पर when you need to edit any cell, you have the shortcut keys. अच्छा, shortcut keys के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको guidelines देता चलूँ. You don't need to remember all the shortcut keys. What you need to do is
कि कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी होती है जो हर एप्लीकेशन में सेम होती है, जैसे कंट्रोल सी रन्स एवरीवेयर, either in the windows, either in the software. Control C, Control V, Control X for the cut, Control S for the save, Control P for the print, right? These are the standard keys for all the softwares. But there are some absolute shortcut keys जो कि सिर्फ relevant करती है उस application पर. अब आपको जितने भी बटन यहाँ नजर आ रहे हैं तो इन सब की शॉर्टकट कीज है, एंड इफ यू हैव वेंट थ्रू दैट स्टडी टेक्स्ट तो आपको वहाँ पर बताया गया कि ऑल्ट की ऐसी की है जिससे आप सारे कॉम्बिनेशंस अप्लाई कर सकते हो. व्हेन यू प्रेस ऑल्ट की यू हैव द अल्फाबेट्स ऑन टॉप. फॉर द क्विक एक्सेस टूल बार जो आपको टॉप पे नजर आ रही होगी, ठीक है, उसके लिए आपके पास जो है वो नंबर्स होते हैं. जैसे आई विल प्रेस ऑल्ट की, आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं. So if you want to save this workbook, Alt 2 is the right key. Although Control is present for you, but Alt 2 is another key to save this workbook, right? अच्छा, अगर let's suppose मुझे किसी टैब पर navigate करना है, for example I want to go to page layout, तो Alt तो मैंने प्रेस कर दिया है. अब मैं जाऊँगा प्रेस करूँगा P, तो मैंने प्रेस P तो मैं पेज लेआउट पे चला जाऊँगा. फिर अगेन विद इन द पेज लेआउट टैब यू हैव ऑल द कीज फॉर ईच एंड एवरी फीचर, और फिर जिस फीचर पे आपको जाना है वो की आपने प्रेस की, और फिर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक्चुअली शॉर्टकट की ड्राइव क्या हुई है. ये टेक्निक एक्सेल में भी चलेगी, वर्ड में भी चलेगी, पावर पॉइंट में भी चलेगी. नाउ कमिंग बैक टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि सर ये तो फिर हर ऑप्शन की एक शॉर्टकट की और कितनी याद रखनी है और कैसे एग्जाम में आंसर देना है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं अपने स्टूडेंट्स को करता हूँ कि व्हेन द एमसीक्यूज कम बिलोंगिंग टू द शॉर्टकट की, व्हाट यू नीड टू डू इज, 4 ऑप्शंस होंगे ना आपके पास, ए बी सी डी. So open that application and start applying that shortcut key. जिस शॉर्टकट की से वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो आंसर सही है. आपको सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करनी है, शॉर्टकट की अप्लाई करनी है और देखना है और जवाब दे देना. इट्स वेरी सिंपल. क्यों अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं शॉर्टकट की याद करने में. नेक्स्ट वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर यू अबाउट, मैं अगेन इस टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ कि इन द चैप्टर नंबर 6 यू हैव ऑलमोस्ट 59 फंक्शंस, might be more than 59 functions, जिसमें VLOOKUP, if, and, और ये आप सब पढ़ के आए होंगे. So every function has a structure. ठीक है. For example, if I write VLOOKUP, ठीक है, so you see that message at the bottom. This is called function syntax, and every function syntax has function argument within that syntax. मतलब ये कि क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर वाइज चलना है ना, मैं अपनी मर्जी तो नहीं कर सकता एक्सेल पर. मुझे इसका एक स्ट्रक्चर है, मुझे उसको फिल करना है. फिल सही से करूंगा तो आंसर आएगा, नहीं सही से फिल करूंगा तो एरर आएगा. तो लुकअप वैल्यू एक आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन का. इसके बाद कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे एक और आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन का. तो अगर मैं काउंट करूं कि कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, वी हैव 1 2 3 4 फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा, अब ये फंक्शन आर्गुमेंट्स भी 2 किस्म के होते हैं. नंबर 1 इज ऑप्शनल, नंबर 2 इज कंपलसरी. बहुत सिंपल है. ऐसे फंक्शन आर्गुमेंट जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ है वो ऑप्शनल है, और जो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंपलसरी. ऑप्शनल में भी एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शनल का मतलब ये कि आप जरूरी नहीं आप उसको फिल करें, दैट्स व्हाई दे आर ऑप्शनल. बट पॉइंट इज कि व्हेन यू स्किप द ऑप्शनल फंक्शन आर्गुमेंट ना, तो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई भी होती है. आप तो उसको स्किप कर दोगे, लेकिन बैक एंड पे जो है ना एक्सेल आपके लिए उसको अप्लाई कर रहा होगा. ठीक है. और हर फंक्शन के अंदर ऑप्शनल फंक्शन आर्गुमेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, केसेस टू केसेस डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ व्हाट, अगर एग्जाम के अंदर जैसे आपकी क्वेश्चन बैंक अगर आपने प्रैक्टिस की हो, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर भी एक एमसीक्यू है जिसमें वो पूछ रहा है इफ का सिंटैक्स क्या है. अब एक चीज तो है याद कर लें, दूसरा आपने लिखा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ से सिंटैक्स देख लिया. ठीक है, इजी, राइट. और इसके अलावा 59 फंक्शंस जो है उसकी डेफिनेशंस भी तो है. तो अगर वो पूछ लेता तो क्या करें, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, जिस भी फंक्शन की वो डेफिनेशन पूछता है या विद इन द आर्गुमेंट उसकी डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज वैल्यू इन द इफ फंक्शन. यू डोंट नो, यू डोंट रिमेंबर दैट. व्हाट यू विल डू, just bracket open, go to fx, click on fx button. ठीक है. और जैसे ही आप वैल्यू इफ ट्रू पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे वैल्यू इफ ट्रू की डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए. और अगर आप ओवरऑल इस फंक्शन की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो यहाँ लिखी हुई है, एवरी फंक्शन. अब आपके लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो गया कि आपको चैप्टर 6 के अंदर जितने भी फंक्शन है उसकी ना तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत है,
ना उनके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर की डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, ना आपको सिंटैक्स याद करने की जरूरत है, सारी चीजें स्क्रीन पर नजर आ रही है, आपको सिर्फ नेविगेट करना और आंसर देना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर वो पूछता है वी लुकअप की डेफिनेशन क्या है, देखिए अभी आपने वी लुकअप की स्पेलिंग कंप्लीट लिखी भी नहीं और एक पॉपअप मैसेज आपको नजर आ रहा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन। बट इफ यू स्किप दैट, आप क्या कर सकते हैं, एफ के बटन पे क्लिक करेंगे और वी लुकअप की डेफिनेशन को यहाँ से देखेंगे। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, मैं आपसे कह रहा था कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं आप। कंट्रोल डी मैंने आपको बताया। देन यू हैव द फिल हैंडल। जब आप डबल क्लिक करते हैं ना, तो जितना लास्ट डेटा जहां तक होगा ना, वहां तक ये खुद ही फिल कर देगा आपके लिए, चाहे वो एक वैल्यू हो सेल में या फॉर्मूला या फंक्शन। बट दिस टेक्निक विल वर्क व्हेन यू हैव द डेटा व्हिच इज कॉल्ड एडजेसेंट। मतलब ये कि अगर लेट्स सपोज इस बॉक्स के बीच में एक नया कॉलम ऐड कर दूंगा, मैंने एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट किया, अब मैं कहता हूँ कि इस वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, b6 मल्टीप्लाई बाय b6। अब लेट्स देखते हैं, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो काम नहीं कर रहा क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट डेटा हो गया। तो फिल हैंडल का डबल क्लिक कॉपी पेस्ट उस वक्त आपके लिए काम करेगा जब डेटा एडजेसेंट होगा। सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कंट्रोल सी एंड देन selecting the blank cells, control V, copy and paste, that's another case, right? जब मैं F2 प्रेस करता हूँ ना इस एग्जांपल पे, तो B6 मल्टीप्लाई बाय B6 हो रहा है, और जैसे ही डाउनवर्ड जाऊंगा तो B6 से सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा, B7 हो जाएगा, B8 देन B9, क्योंकि हर वैल्यू एक डिफरेंट रॉ के ऊपर मौजूद है। Now how it goes कि रिलेटिव रेफरेंस जब कॉपी करके पेस्ट किया जाता है ना आपके किसी भी सेल पे शीट के, वो अपना एड्रेस चेंज कर देगा, और एब्सोल्यूट ऐसा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट की एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे इन चारों वैल्यूज का 10% निकालना हो और मैं स्टार्ट करता हूँ जनाब F6 मल्टीप्लाई बाय G5 एंड आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस फॉर्मूला, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 40 का 24,000 रुपीज 10% हो, दैट्स रॉन्ग। तो ये रहा है कि क्योंकि वो सेल रिलेटिव है तो वो नीचे डाउनवर्ड्स ड्रैग हो रहा है, और मुझे यहाँ पर ज़रूरत ये है कि मैं 10% यानी जो G5 है उसको फिक्स करूँ अपनी जगह पे, ताकि वो जैसे ही नीचे बढ़ता जाए 10% से कैलकुलेट होता जाए। तो व्हाट आई नीड टू डू इज प्रेसिंग F4 की टू मेक दिस रिलेटिव इनटू एब्सोल्यूट। ठीक है, मैन्युअली डॉलर का साइन नहीं लगाते, हम F4 प्रेस करते हैं। एक और चीज, अगर मैं कहूँ कि इस एब्सोल्यूट रेफरेंस को रिलेटिव में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या कर रहे होगे, डॉलर का साइन यहाँ से रिमूव कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करते। अगेन यू नीड टू प्रेस F4, दिस विल कन्वर्ट इनटू मिक्स। अगेन you need to press F4, this will again convert into mix. One more time, relative. So F4 is a shortcut key which is a cycle to change the cell references types. First ये absolute था, मैंने F4 प्रेस किया, ये relative था, ये absolute convert हो गया, then it converted into mix and then again normal to the relative. So F4 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 to convert that type. ठीक है। So when I press F4 and copy down that formula, यहाँ पर मेरे पास आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आप इस फॉर्मूला को कॉपी करके किसी और जगह पर पेस्ट करेंगे ना, तो F6 से वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज़ दिस इज रिलेटिव, दिस इज मूवेबल, सेम। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्रिस्टल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का डिफरेंस बता देता हूँ। आप सब अपने अपने घर पे रहते हैं जहाँ पे आपका एक डेजिग्नेटेड एड्रेस है। सही ना? आप मुझसे पूछे सर आप कहाँ रहते हैं, मैंने कहा मैं गार्डन ईस्ट में रहता हूँ। ठीक है। और सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ रहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ गार्डन ईस्ट में रहता हूँ। अब मैं अभी कहाँ पर मौजूद हूँ, PECHS में, ऐसा ही है ना। लेकिन आप मुझसे क्या पूछे, आप कहाँ रहते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, गार्डन ईस्ट में। मैं यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, वर्कशॉप एंड हो जाता है, मैं शाम को क्लिफ्टन चला जाता हूँ। वहाँ पे कोई मुझसे पूछता है आप कहाँ रहते हैं, मैं कह रहा हूँ गार्डन ईस्ट में रहता हूँ। बात समझ में आ रही है? जो आपका होम एड्रेस है दैट इज एब्सोल्यूट। आप कराची के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका आंसर सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे अभी आप कहाँ पर है, मैं कहूँगा PCHS में। मैं कहीं और ट्रैवल करता हूँ, बोलते हैं अभी आप कहाँ पर है, तो मेरा जवाब चेंज होता रहेगा। दिस इज रिलेटिव रेफरेंस। जब आप नई जगह पे जा रहे हैं, आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, दैट्स दिस इज हाउ इट गोज। कि जी आप एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस चेंज हो रहा होता है, एब्सोल्यूट
चेंज नहीं होता। इन दोनों को अगर 50-50% मिलाया जाए तो मिक्स बन जाता है। मिक्स में आपको मैंने क्या लिखवाया है, या तो कॉलम फिक्स होगा या तो रॉ फिक्स होगी, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल अब तक? ठीक है। Structured references. Okay, fine. For example, you have a data. ठीक है, then you have some names and you have sales amount. Sales amount might be random 100. आपने ये नॉर्मल डेटा है। जब आप नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यू नीड टू गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। माय टेबल एज हेडर्स, क्योंकि पहली रो हमेशा हेडर्स कंसिस्ट करती है। आपने इसको हेडर्स टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज नॉट द नॉर्मल रेंज, दिस इज द टेबल रेंज। अब आपको यहाँ पर सेल्स की अमाउंट चाहिए। ठीक है, और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑल्दो ये सेल्स की वैल्यू किस सेल के अंदर मौजूद है, C1 में, लेकिन आपको यहाँ C1 शो नहीं कर रहा। अब यहाँ को एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस शो कर रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल का नाम जो है वो चेंज कर दूं, लेट्स से कस्टमर्स। ठीक है, नाउ customers have been written, customers and then sales. So these are the structured references when you convert the normal data into a table format. ठीक है, एक और चीज मुझे इससे इंटरेस्टिंगली याद आई जो ICAP अगेन टच करता है। लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल मैं अभी किस सेल पर मौजूद हूँ, B3 पे, राइट? एवरी सेल हैज इट्स ओन एड्रेस, राइट? बट मुझे B3 का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस B3 को रीनेम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं नेम बॉक्स पे जाके अपना नाम लिख देता हूँ। सही है। अब जब मैं अगेन रिवर्ट बैक होता हूँ B3 पर, तो अब यहाँ पे B3 शो नहीं हो रहा, अब मेरा यहाँ पर नाम शो हो रहा है। सही है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्टिकुलर एरे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसको एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्क्राइबर, तो अब ये नॉर्मल रेंज नहीं रही, बल्कि ये नेम रेंज कहलाएगी कि आपने एक नाम डिफाइन कर दिया उसका। सबसे पहली चीज इसका फायदा होता क्या है, देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से कि मुझे यहाँ पर टोटल का एक अमाउंट चाहिए और शीट 2 के अंदर कुछ वैल्यूज है। सही है, शीट 3 पे मुझे टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, वैल्यूज कहीं और है किसी और शीट में, तो मुझे वहां जाना होगा। तो मैं वहां जाऊंगा, मतलब उस शीट पे क्लिक करूंगा और उस रेंज को सेलेक्ट करूंगा जिसमें नंबर्स है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये रिलेटिव रेफरेंस नहीं है, ये 3D रेफरेंस है, बट इट हैज अ कनेक्शन ऑफ रिलेटिविटी कि हाँ ये चीज तो रिलेटिव है, लेकिन इसके साथ मिल गई अब 3D बन गया। सही है। पॉइंट इज कि मुझे बार बार डेटाबेस की तरफ जाना पड़ता है। व्हाट इफ कि मैं शीट 2 पर जाऊं और यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करके इसका एक नाम डिफाइन कर दूं, व्हिच इज कॉल्ड बैलेंसेस फॉर एग्जांपल। मैं यहाँ पर आकर जहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए, इक्वल टू सम, मैंने क्या नाम दिया था, बैलेंसेस, राइट? तो जैसे ही मैं BA लिखता हूँ, बैलेंसेस के नाम से एक फील्ड